हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव सर एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम जो है वो अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं आपके लिए रिवीजन क्लास बना रहा हूँ। तो एक क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिए उसको। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आई बटन के ऊपर भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और कल की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, और बहुत सारी चीज़ें अभी जो है डिस्कस करने के लिए बाकी रह गई हैं। तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हो सकेगा तो एक और वीडियो जो है मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बाकी देखिए पेडागोजी जो है वो ऑलमोस्ट मैं करवा रहा हूँ, और सब्जेक्ट आपका अपना है, आप कितना उसमें स्कोर कर कर पाते हैं। और आई होपफुली कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि जब भी लेक्चरर का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, मुझसे नोट्स लिए थे, और उन लोगों का हुआ है सिलेक्शन, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए, मैसेज किए। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो मैंने इतना पढ़ाया है, और फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश की, और उसके बावजूद इतने सारे जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन उन्होंने लिया है। आई होप कि जो मेंस है उसमें भी बहुत सारे बच्चे मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एलटी के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पहले से ही। और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो हमने कल बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। आज जो है हम शुरुआत करते हैं लर्निंग गैप से, ठीक है। तो लर्निंग गैप क्या होता है? लर्निंग गैप से अभिप्राय है कि एक विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार कितना सीखा और उसे कितना सीखना चाहिए का अंतर। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी जिसकी उम्र की 15 वर्ष है, और वो अपनी वो क्लास 8 में पढ़ता है, लेकिन उसी का सहपाठी 14 साल का है, और तो इस स्थिति में क्या होगा, उस विद्यार्थी का जो लर्निंग गैप है 1 ईयर है। यानी कि वो अपने समान जो ग्रुप है, समान एज के जो स्टूडेंट है उसके बराबरी पर उससे 1 साल पीछे है। तो इसी को कहते हैं लर्निंग गैप, यानी कि अधिगम का जो अंतर है। यानी कि कितना उसे सीखना चाहिए था, और कितना वो, मतलब अगर उसे संपूर्ण अवसर प्रदान कर दिए जाएं तो वो कितना सीख सकता है, और जो अवसर हैं उनकी कमी के स्थिति में उसने कितना सीखा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपने होपफुली पहले से पढ़ा होगा, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। वाइगोत्स्की सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्या यानी कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्कैप फोल्डिंग, सहारा देना। इसका अर्थ है कि बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में क्या कार्य कर सकता है। तो बेसिकली ये था जेडपीडी का मतलब, कि अगर हम नॉर्मली बच्चा जो है अगर इस यहाँ पर पढ़ रहा है, और उसको अगर एक उचित मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाए, जिसको कि उन्होंने स्कैप होल्डिंग का नाम दिया, तो उस स्थिति में वो यहाँ पर इतना सीख सकता है, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ उसका एक्चुअल जो लर्निंग होगी वो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर होगा। जितना वो अकेले सीख सकता है, और जितना किसी मार्गदर्शन से सीखा जा सकता है मैक्सिमम, उनके बीच में उसका पढ़ने का जो उसका अधिगम होगा वो यहाँ कहीं बीच में होगा। इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिप्रेरणा चक्र की, यानी कि मोटिवेशन साइकिल की। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन आप जानते हैं क्या होता है, और उसकी एक पूरी की पूरी साइकिल होती है। तो साइकिल में सबसे पहले आता है आवश्यकता यानी नीड। क्योंकि जब हमें किसी चीज की कमी होती है, हमारे पास किसी चीज की कमी होती है, हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है, तभी हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप कभी भी जॉब के लिए जो है वो आपकी आवश्यकता नहीं होगी, तो आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। या अगर आपके पास कोई चीज पहले से मौजूद है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, यानी कि आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरह की होती हैं, जैविक और सामाजिक, ठीक है। एक तो जैविक, तो वो हो गया आवश्यकताएं जो हमारे शरीर को नीड है, उसकी आवश्यकताएं हो गई, और सामाजिक जो सोशल हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी होती है आपका सेकंड, इसमें आता है जब हमारी जो नीड उत्पन्न होती है, तो उससे हमारा अंतर्नोद यानी ड्राइव जो उत्पन्न होता है। ड्राइव का मतलब होता है जब व्यक्ति में किसी चीज की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है वो।
यानी कि उसका उसके अंदर जो द्वंद्व जो है वो उठते हैं, वो परेशान हो जाता है, यानी तनावग्रस्त मालूम पड़ता है वो। तो ये जो तनावग्रस्त होना है, ये ही क्या है, अंतर्नोद की अवस्था है। अगर आपको वो चीज नहीं मिली तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। और फाइनली होता है प्रोत्साहन, यानी कि जब आपको फाइनली वो चीज मिल जाएगी तो आपको एक प्रोत्साहन मिल जाता है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, और उससे आपके जो अंतर्नोद है उसमें कमी आ जाती है। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। फिर से आपको किसी नई चीज की आवश्यकता होती है, फिर से आपके अंदर एक ड्राइव उत्पन्न होता है, और फिर आपको वो चीज प्राप्त होती है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें चलती है मोटिवेशन का। नेक्स्ट है ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण। ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आपने बीएड के दौरान जो है ये चीज पढ़ी होगी। तो ब्लूम ने जो है वो शिक्षा को अलग अलग, मतलब किस स्तर के शिक्षा के अलग अलग स्तर बताए थे कि शैक्षिक रूप से हम किस प्रकार से जो है ज्ञान दे सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये स्तर बताए। सबसे पहले ज्ञान देना, यानी कि नॉलेज देना, फिर समझबूझ यानी अंडरस्टैंडिंग, फिर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, और फिर बताया उन्होंने विश्लेषण एनालिसिस करना, और तब बताया संश्लेषण यानी सिंथेसिस, और लास्ट में मूल्यांकन या इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है उन्होंने पूरे अपनी टैक्सोनॉमी के अंदर बताई थी। और इसके अंदर क्या क्या चीजें थी यहाँ पर, ये सारी चीजें डिटेल के अंदर बता रखी है। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। तो ये था ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण, ये भी इससे एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सामंजस्य का अर्थ। सामंजस्य जो है वो भी एक टॉपिक है, उसका क्या अर्थ होता है। सामंजस्य एक मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह अपने भौगोलिक, भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं संबंधों का विकास करता है। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहे हैं, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, उसके साथ वो खुद को समायोजित कर लेता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वो जिस माहौल में जाता है वहां खुद को ढाल लेता है। तो उसी ढालने की जो एक स्किल होती है, उसी को क्या कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं। और अगर इस प्रकार से कुछ बच्चे नहीं ढल पाते हैं तो उनको कुसमायोजित बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो गेट्स जो है उन्होंने इसके लिए बोला था कि सामंजस्य एक संतुलित दशा है जिस पर पहुंचने पर हम उस व्यक्ति को सुसमायोजित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या होता है, टीचिंग स्किल्स। जब हम टीचिंग करते हैं, जब अध्यापक शिक्षण विधियां तकनीकों का स्कूल के नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करता है, तो उसके अंदर बहुत से शिक्षण जो कौशल हैं उनका विकास होता है, जिनकी चर्चा नीचे है। तो बेसिकली कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो एज ए टीचर हमें पता होने चाहिए कि हम क्या क्या चीजें, क्या क्या स्किल का इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स अलग होंगे, स्किल अलग होती है। तो स्किल्स में सबसे पहला आता है पाठ परिचय कौशल, यानी कि इंडक्शन किस प्रकार से हम करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम जो है एक जो पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान से जोड़ेंगे, जो बालक को पूर्व का पहले का जो नॉलेज है उसको नए ज्ञान से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है हमारे एनसीईआरटी के अंदर वो होता है स्पाइरल पार्टिकल। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है लहरदार। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक जो क्लास होती है उसके अंदर जब कोई चैप्टर दिया जाता है तो छोटी क्लास में उसको एक छोटे रूप में दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो उसी चैप्टर को और एलेबोरेट करके दिया जाता है। फिर और बड़ी क्लास में जाते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स करके बताए जाते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चा नई क्लास के अंदर कोई चीज पढ़ता है तो उसे उस चीज का पूर्व ज्ञान होता है हल्का फुल्का। तो उसी पूर्व ज्ञान को एक बार पहले जगा कर और फिर नई चीज को उसमें ऐड किया जाता है। तो इसी को कहते हैं सेट इंडक्शन। नेक्स्ट है आपके पास उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसके अंदर आपके जो टीचर्स होते हैं उनके हाव भाव, उनकी आंखों की क्रियाएं, हाथ पैर मुख, इन सभी के एक्शन जो है उसके अंदर आते हैं, और इन्हीं चीजों से भी काफी कुछ वो अपना कंट्रोल कर लेता है क्लास को। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास बूझने वाले प्रश्न यानी प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत जो है वो जो टीचर है वो बच्चों को इस प्रकार से जो है प्रश्न करता है कि वो बच्चे क्या करें, मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएं, इस तरीके के क्वेश्चन करता है। और उनको सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, उन्हें थोड़ा थोड़ा संकेत भी देता है या क्लू देता है, जिसके माध्यम से वो सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं और उसको हम अगर उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं तो सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव चीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समापन यानी कि क्लोजर। क्लोजर करना भी एक स्किल के अंदर आता है कि हम आज के जो पाठ है या लेसन को किस प्रकार से समाप्त करें कि अगले दिन के लिए जो है उत्सुकता बनी रहे, या हम अगले दिन के लिए उसको एक इस प्रकार से उसका एंड करें या इस प्रकार से उसके अंदर होमवर्क दें ताकि वो अगले दिन के लिए उत्सुकता बनी रहे। ठीक है, और इसके दौरान इसके लिए जो है वो
आपका जो लेक्चर्स हो गए, प्रदर्शन, ये सब इनका एक समरी भी जो है वो प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका लेक्चर। तो लेक्चर का मतलब तो आप जानते हैं कि जो टीचर है उसका जो लेक्चर है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाएं और वो लेक्चर को एक्चुअल में दिल से सुनना चाहें, ना कि उनको बेमन होकर सुनना चाहें। तो इस प्रकार का व्याख्यान टीचर का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्याख्यान कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग तो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए कि सारी जो बातें हैं, बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और उनके अंदर कोई शंका न रहे। अगर शंका है तो उसको पूछकर दोबारा उसका रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग। तो ये तो अब कॉमन सी बात है कि श्यामपट्ट का सही प्रयोग होना जरूरी है। कहाँ पर चित्र बनाना है, कितना बनाना है, कितना स्पेस छोड़ना है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है आपके पास दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टीचर इस चीज का निर्णय लेता है अपने स्किल के दौरान कि किस चीज में उसे, किस पाठ के दौरान कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता है। अब वो दृश्य भी हो सकती है, श्रव्य सामग्री हो सकती है और दृश्य श्रव्य दोनों हो सकती है। यानी ऑडियो हो सकती है या विजुअल हो सकती है या ऑडियो विजुअल दोनों ही हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लास प्रबंधन का कौशल, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। तो ये भी एक टीचर्स का लगातार एक बड़ी कला है कि वो किस प्रकार से अपने सभी छात्रों के ऊपर निरंतर नजर बनाए रखे और क्लास को अपने हिसाब से जो है वो ट्रेंड कराए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन। तो इसके अंदर तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर कि हम जो भी पढ़ाएं उसमें पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करें। पार्टिसिपेशन यानी कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा भाग ले। जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें बच्चा अगर भाग लेता है तो उससे क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और टू वे कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बजाय इसके कि अगर हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो उसमें पीछे बच्चा अगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट देखिए, छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि बच्चे जो है एक संवेदनशील बहुत ज्यादा होता है। तो शिक्षक को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनके व्यवहार के ऊपर भी उसको नजर बनाए रखनी चाहिए। मतलब कोई भी छात्र अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। जैसे कई बार होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चों पर ही विशेष ध्यान देते हैं लेकिन बाकी बच्चों को इग्नोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाकी बच्चों को लगता है कि जब इन्हीं से सब कुछ पूछना है तो हम लोग कुछ करें क्यों, है ना। तो इस तरीके की मानसिकता क्लास के अंदर बन जाती है। उससे क्या होता है कि जो दो चार स्टूडेंट हैं वही हमेशा जवाब देते हैं, वही सब कुछ करते हैं और बाकी के बच्चे सोए रहते हैं। तो इस तरीके से फिर पार्टिसिपेशन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछने का प्रभाव, फ्लुएंसी इन द क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न जो है आपके प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं या आपके जो और क्वेश्चंस होते हैं, विकासात्मक प्रश्न जिनको कहा जाता है, आप लेसन प्लान के दौरान भी आपने देखा होगा। तो उनमें ये होता है कि एक प्रवाह होना जरूरी है। एक क्वेश्चन के उत्तर से ही दूसरा प्रश्न निकल के आए तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गृह कार्य देना। तो गृह कार्य हमेशा अब ऐसा देना चाहिए जो बच्चे को सेल्फ मोटिवेट करे काम करने के लिए और उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। नियोजित पुनरावृत्ति, प्लान्ड रिवीजन। देखिए, गृह कार्य के अंदर एक चीज ये भी होती है कि गृह कार्य हमेशा ऐसा हो जो जीवन के लिए उपयोगी हो और कुछ इस प्रकार से हो जो एक्टिविटी बेस्ड हो। अगर आप केवल उसको पढ़ने लिखने का ही काम देंगे तो वो हमेशा सक्सेस नहीं होगा। लेकिन उसके बजाय जैसे साइंस के सब्जेक्ट में स्पेशली अगर हमने कोई चीज पढ़ी है और अगर हम उसके बारे में एक ऐसा होमवर्क दें कि इससे रिलेटेड आप कुछ चीजें अपने आसपास, जैसे कि अगर मैंने एक चीज पढ़ी है कि आसपास जो है मैंने अलग अलग जो ठोस जो मैटर की स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट, इनके बारे में मैंने बता दिया। तो अगर मैं इस प्रकार का होमवर्क दूं कि आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनका उनकी लिस्ट बना दें कि कौन कौन सी आपको सॉलिड नजर आई, कौन कौन सी लिक्विड नजर आई, कौन कौन सी गैस नजर आई। तो इससे क्या होगा, बच्चे खुद भी उसमें उनका लॉजिकल माइंड वर्क करेगा और वो अगले दिन उस पर विचार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नियोजित पुनरावृत्ति, प्लान्ड रिवीजन। तो इसके अंदर वही है कि बच्चे जो कुछ निश्चित बिंदु होते हैं उनको किस प्रकार से रिवीजन करवाया जाए लास्ट के अंदर बच्चों को। फिर आपके है पुनर्बलन कौशल, री स्किल। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर। किस प्रकार से तीनों प्रकार के जो स्किल, सकारात्मक, नकारात्मक और दंडात्मक, ये तीन प्रकार के जो री होते हैं ये क्लास में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो वो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स को
अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स नेक्स्ट टाइम से जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपने अभी किसी बच्चे को कहा कि वेरी गुड, या आपने उसको वेरी गुड कहा, या आपने उसको शाबाशी दी, या आपने उसको कुछ भी इनाम दिया, उससे क्या होगा, वो आपकी क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन करेगा। और अगर आपने उसको नकारात्मक बलन दिया, या आप उनके दिए हुए उत्तरों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या आपको चाहिए कि हर चीज रटी रटाई एकदम मेरे अकॉर्डिंग आंसर मिले तभी मैं अप्रिशिएट करूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज सिंपल सी बात ये होगी कि नकारात्मक पुनर्बलन एक तरह से होगा, और बच्चा नेक्स्ट टाइम से कभी भी आंसर नहीं करेगा। उसे लगेगा कि टीचर्स को मेरे आंसर हमेशा गलत ही लगते हैं, तो मैं बोलूंगा ही क्यों, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। और दंडात्मक पुनर्बनन तो मना ही है पूरी तरीके से, आप किसी भी रूप से दंडात्मक जो पुनर्बनन है उससे बचना ही चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये जो सारे विवेचन हैं, ये इससे स्पष्ट है कि शैक्षिक अभियोग्यता शिक्षण कौशल का विकास करती है, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो व्यक्ति को एक सफल और प्रभावी शिक्षक बनाता है, और उसके लिए शिक्षण कौशल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो कुछ सिद्धांत हैं, जैसे मायवेटिक थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है, इसके जो जन्मदाता हैं ये सुकरात हैं, सोक्रेटिस इनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इनकी इनका जो सिद्धांत है ये बेसिकली प्रश्न उत्तर के बेसिस पर था। तो इन्होंने, इनका मानना था कि जो छात्र होता है या स्टूडेंट होता है उसके अंदर ऑलरेडी जो ज्ञान है, उसके चेतन मन में छिपा हुआ ज्ञान है, उसको निकालना है बाहर। तो उसके लिए हम क्या करें, लगातार प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनको बाहर निकालें। नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण सिद्धांत या कम्युनिकेशन थ्योरी। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण के अंदर यही है कि जो शिक्षक है वो सूचनाओं को या फैक्ट्स को या अपने विचारों को प्रभावी रूप से अगर बच्चों तक पहुंचाने में सक्षम होता है, तभी जो है उसका शिक्षण प्रभावी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी टीचर जो है वो नॉलेज हो सकता है कि उसके बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन अगर उस नॉलेज को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब कि उसका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा, चाहे उसे कितना दुनिया भर का भी नॉलेज है। और अगर नॉलेज कम भी है लेकिन वो बच्चों को अच्छी तरीके से बता पाते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। ओके, तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन सिद्धांत। नेक्स्ट है आपके पास परिवर्तन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाए। तो शिक्षण का ऑल जो मोटिव, मतलब अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, जो बिहेवियरल चेंज है वो आना चाहिए, ठीक है। जो चीज आपने पढ़ाई उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, परस्पर पूछताछ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक का कार्य कक्षा में शिक्षण नहीं बल्कि अधिगम के लिए परिस्थितियां पैदा करना है, कंडीशंस को पैदा करना है अधिगम की, ठीक है ना। तो उन कंडीशंस के अंदर वो ऐसी कंडीशन को पैदा करे कि समस्या के समाधान के लिए बच्चे खुद प्रयास करें, आपस में पूछताछ करें, या शिक्षक और टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो, और इसके माध्यम से परिचर्चा हो और उससे विचार निकल के आएंगे, जिससे कि ज्यादा अच्छा अधिगम हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो ये वही है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने का जो सिद्धांत है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर बेसिकली वही बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम चीजों को करके सिखाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय कि थ्योरी के। अब कोर्स थ्योरी भी तो पढ़ाना जरूरी है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, अब साइंस के सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा करने के लिए होता है, लेकिन क्या आर्ट्स में भी हो सकता है, या और सब्जेक्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अगर अगर मैं पॉलिटी के अंदर ही बात करूं, मैं एक चीज, जैसे हमें एक टीचर ने पढ़ाया था एक बार कोचिंग में। तो बेसिकली उसमें ये था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको, उसमें एकल संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो अब ये जो सिस्टम होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉर्मली समझ नहीं आता है। लेकिन अगर इसी को क्लास के अंदर एक वोटिंग करवा के और प्रैक्टिकली करवा के दिखा दिया जाए, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर एक्चुअल क्या चीज होती है। तो ये हमारे साथ हुआ था। तो बेसिकली इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग डूइंग ये हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हर सब्जेक्ट के अंदर पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें हमेशा क्या करना है, शिक्षण को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, और अगर इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा तो पहले इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तब जाके उसको पढ़ाया जाए, ठीक है।
और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? कोई भी एड जो है हम बना के ले जा सकते हैं, या कोई चीज हमारे घर पे पड़ी हुई है उसको दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर हम उसको दिखा देते हैं। नेक्स्ट है जीवन से जोड़ना। ये आपको कल भी बताया था, एनसीएफ में भी इसका जिक्र है कि हम छात्रों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनके जो भी टॉपिक्स हैं उनको आम जीवन से जोड़कर बताएं, और अपने पुराने अनुभवों को भी उनके अंदर शामिल करें ताकि वो चीज और इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके, अब पुराने अनुभवों को शामिल करने का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी पूरी जीवन की कहानी उसमें बता दी। कई बार कई टीचर करते हैं इस तरीके से, पर कुछ एक्सपीरियंस जो कि मोटिवेशन दे सकते हैं, इस तरीके के एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निश्चित निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। शिक्षक शिक्षण से पूर्व अध्यापक के सामने पाठ के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण रणनीतियों का चयन किया जाता है। तो बेसिकली इसमें यह है कि आपकी जो मोटिवेशन है, सॉरी, जो आपका जो उद्देश्य है टीचिंग का या कोई भी पाठ है, उसका एग्जैक्ट क्या मोटिव है इसको पढ़ाने का, वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो तभी बनाई जा सकती हैं जब आपको पता हो कि इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है या इस सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये सिद्धांत ये कहता है कि टीचर को उचित सहायक सामग्री या जितनी भी चीजें हैं, जो भी वो पाठ के अंदर डाल सकता है, उसका उचित चयन करना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो ये यही कहता है कि पाठ को पढ़ाने से पूर्व सबसे पहले उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ली जाए, ताकि उसके दौरान अगर कोई भी समस्या हो तो उसका जवाब देने की स्थिति में हो, और अगर नहीं भी हो तो उसका समाधान ढूंढ पाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड्स की। तो टीचिंग मेथड्स भी होते हैं अलग अलग, जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला है कथा कथन विधि, यानी कि स्टोरी टेलिंग मेथड। ओके, एक मिनट, जरा मैं पानी पी लेता हूँ। तो कथा कथन विधि यानी स्टोरी टेलिंग के अंदर, इस विधि में अध्यापक छात्रों को महापुरुष जैसे कि शासक, समाज सुधारक, सूफी संत, वैज्ञानिक, इन सभी, मतलब जो भी चीजें इंस्पायर करने वाली लोगों की कहानियां हैं, और जरूरी नहीं कि वो कोई महापुरुष किताब के अंदर हो या कहीं पर भी हो, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज है जो इंस्पायर कर सकती है बच्चों को, या कोई छोटे व्यक्ति की भी स्टोरी है जिसने कि बहुत संघर्ष किया है, या उसका कोई ऐसी स्टोरी है जो कि बच्चे उससे उत्साहवर्धक हो सकते हैं, तो वो आप सुना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी बड़े महापुरुष की या समाज सुधारक की ही कहानी सुनानी होगी, तभी बच्चे मोटिवेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। इस विधि के अंदर बेसिकली बच्चे को पाठ्य जो पुस्तक है उसको सही तरीके से, मतलब बिंदुवार उसके ऐसे बिंदुओं को चयन करना जो कि इंपॉर्टेंट है, और उनको उनका फिर व्याख्या करना, ये चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तो आपको पहले भी बता दिया है कि लेक्चर जो है ये बहुत ज्यादा प्राचीन विधि है, और परंपरागत रूप से यही विधि इस्तेमाल होती है, लेकिन ये विधि जो है आज के समय में जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने की बात होती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो बोरिंग होते हैं और वो उनको पढ़ना नहीं चाहते, उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो व्याख्यान विधि सामान्यतः बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, और बड़ी कक्षाओं में भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा टीचर को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे बार बार बीच बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए, और उनसे बच्चों के फीडबैक लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाठ प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अंदर वही चीजें हैं कि पाठ को पढ़ते समय जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी करा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चार्ट के माध्यम से या कुछ अन्य विधियों के माध्यम से या किसी एड के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल मेथड्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरी क्लास की छात्रों को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटकर उनकी कठिनाइयों को अलग अलग रूप से समझ सकते हैं, ताकि उनके अंदर एक तो कठिनाइयों की समझ दूर होगी, फिर आपस में उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्नोत्तर विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड। तो प्रश्नोत्तर, इसके जन्मदाता मैंने पहले ही बता दिया, सुकरात हैं, और इन्होंने इनका मानना था कि ज्ञान तो छात्र की आत्मा के अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन अध्यापक का काम है उस ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक है, और उसके लिए वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसके जिज्ञासा को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिचर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड।
तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कारगर होता है कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करवा सकते हैं, उनसे क्या होगा, बच्चों के अलग-अलग बच्चों के विचार जानने को आपको उसमें मिलते हैं। इससे बच्चों के जो नेतृत्व क्षमता है, यानी कि उनकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर विकसित होती है, उनकी हिचक खत्म होती है और उनके अंदर आलोचनात्मक जो चिंतन है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर अपने सकारात्मक और नकारात्मक विचार दोनों ही डेवलप करना, ताकि भविष्य में वो क्या करें, एक बैलेंस अप्रोच विकसित करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो हमेशा किसी चीज के खिलाफ होते हैं या उसके बहुत ज्यादा सपोर्ट में होते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आप बच्चों को पहले से ही उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा तो वो हमेशा बैलेंस रहेंगे। वो किसी चीज के खिलाफ भी नहीं होंगे, किसी के सपोर्ट भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रल रह के सोचेंगे कि क्या चीज सही है, जहां पर सही है उसको सपोर्ट करेंगे, जहां पर गलत है उसको डिनाई करेंगे। तो ये आलोचनात्मक चिंतन होता है। और फ्यूचर के अंदर भी आप देखते हैं जो भी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन होते हैं उसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर यही चीजें मैटर करती हैं कि वो पर्सनालिटी के अंदर ये चीजें चेक करते हैं कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का बैलेंस्ड उसके अंदर है, क्या वो इन किस विचारधारा की तरफ वो इंक्लाइंड है, अगर नहीं है तो कैसा है। तो ये सब चीजें चेक होती है। नेक्स्ट देखिए, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में जो है आपका अध्यापक छात्रों के सामने समस्यात्मक परिस्थिति को उठाता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि समाधान कहाँ से प्राप्त होगा। तो इस विधि में क्या होता है, बच्चे खुद उस समस्या को ढूंढ समाधान करने के लिए एक तरह से अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से वो परिकल्पना भी बनाते हैं, हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, उसको फाइनली उसके ऊपर निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो ये सब अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपके पास परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसको दत्त कार्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये है कि इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं और इस विधि में उन्होंने बेसिकली यही बात बात बोलते हैं कि प्रोजेक्ट अगर हम किसी ग्रुप के अंदर या छात्रों के अंदर देते हैं तो उससे उनकी एक तो प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ती है, दूसरा उनके अंदर सामाजिकता की भावना बढ़ती है और मतलब वो आपस में जो है समस्या को मिलजुल कर सॉल्व करना समझते हैं और डिस्कशन करना की उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूमिका निर्वहन, रोल प्ले। रोल प्ले के अंदर आप किसी टॉपिक को जो है अलग अलग, जो छात्र हैं उनको अलग अलग पात्र बनाकर एक रोल करवाकर उनसे एक्चुअल में उनसे भूमिका निर्वहन कराकर पढ़वा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो चीज उनके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग होगी और इफेक्टिव भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग को एक तरह से हिला देना। तो ये मेथड जो है ये भी अपने आप में एक कारगर मेथड है। एक तरह से ये दिमाग पर जोर डालने वाला मेथड है। इस विधि में मान्यता यह है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरा समूह अधिक विचार दे सकता है। तो इस विधि में छात्रों के सामने एक समस्या रखी जाती है और सभी छात्र एक एक करके उस समस्या के कारणों एवं निवारण पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से रीजनिंग कह लीजिए आप इसको, और उस समस्या को हर तरीके से जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से उनका ब्रेन स्टॉर्म हो जाता है। जब आप रीजनिंग करते हैं आपका ब्रेन पूरी तरीके से स्टॉर्म हो जाता है। आप एक ही, जैसे कि अगर फिलिंग वो आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर मिसिंग नंबर वाले, तो उसमें आप कई तरीके से दिमाग लगाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर नंबर फिट हो सकता है। तो वही जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह से कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, विचार गोष्ठी, सेमिनार। तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर या कोई इंपॉर्टेंट समस्या है उसके ऊपर ये सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि छात्र अपने अपने विचारों को लिख कर लाकर प्रस्तुत करते हैं और शेष छात्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी विचारों की आलोचना करते हैं। इन विचारों को अधिक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्रयोगशाला यानी लैब्स का या पुस्तकालय का सहारा भी लेते हैं, ताकि वो उसमें और ज्यादा अच्छे विचारों को ढूंढ पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास कार्यविधि यानी कि ड्रिल मेथड। तो ये मेथड तो वही है कि बच्चे का जो सीखा हुआ ज्ञान है वो उसको परिपक्व कब करना होता है, यानी कि अगर वो ज्ञान जो है वो परमानेंट स्थायी बनाना है तो उसका प्रॉपर ड्रिल होना जरूरी है, अभ्यास। तो ये इसके ये है कि जितने ज्यादा उसके ऊपर हम प्रयोग उसका अनुप्रयोग कर पाए, एप्लीकेशंस कर पाए, है ना। अगर हमने कोई पार्ट पढ़ा दिया मैथ्स के अंदर और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं कराए तो एप्लीकेशंस नहीं हो पाएगा। जितने ज्यादा एप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो उससे ज्यादा आत्मविश्वास बच्चे के अंदर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है गृह कार्य विधि, होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट जो है वो हमें बचपन से मिलते आ रहे हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका सूचना संबंधी होते हैं, जैसे कि छात्रों को कुछ सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए कहा जा सकता है।
समस्यात्मक हो सकते हैं, जो समस्या देकर उसका सल हल खोजने को कहा जा सकता है। रटने वाले भी होमवर्क होते हैं, जिसमें विषय वस्तु को याद करने के लिए कि यहाँ कल ये याद करके लाना, इस तरीके से बोला जा सकता है। अध्ययनात्मक यानी कुछ पुस्तकों को पढ़कर उन पर उनसे निबंध लिख कर लाने को कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लूम की स्वामित्व अधिगम विधि। ये क्या है? ब्लूम मैस्टरी लर्निंग मेथड्स। इस विधि में क्या होता है कि कक्षा में सामान्य जो शिक्षण करने के बाद छात्रों को एक तरह से टेस्ट लिया जाता है और एक क्राइटेरिया सेट है, जैसे कि अगर कुछ छात्र 85% या कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है 70% से ऊपर नंबर लागे, तो उनको मान लिया जाता है कि भाई इनको ये टॉपिक आ चुका है। अब उनको अलग करके बाकी जो बच्चे हैं उनसे दोबारा टेस्ट लेकर उनका पता किया जाता है। एक तरह से उनका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है कि उन्हें कहाँ पर ये समस्या आती है, और जहां पर उन्हें वो समस्या आ रही है उसके बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ओके, तो ये है ब्लूम का स्वामित्व अधिगम मैस्टरी लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगमन विधि निगमन विधि। ये कई बार बता चुका हूं, इंडक्टिव मेथड, जिसमें कि पहले किसी भी चीज के अनुप्रयोगों को बताया जाता है और फिर जब अनुप्रयोग हम समझ जाते हैं तब उसका एक नियम बता दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निगमन विधि के अंदर सबसे पहले एक नियम को सामान्य बता दिया जाता है और जब नियम हमें पता चल गया तो उसके ऊपर उदाहरण करवा दिए जाते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं। फिर आता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ये पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसमें बांट कर पढ़ाया जाता है, तो विश्लेषण एनालिसिस होते हैं। जैसे कि अगर हमने पूरी की पूरी डायनेस्टी को पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ाएंगे, है ना। तो उसको ज्यादा इफेक्टिव होगा। हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में, अशोक का जीवन काल, तो अशोक का जीवन काल हम कैसे पढ़ेंगे? हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अशोक ने जो है कैसे जो है सत्ता को हासिल किया, अपने भाइयों की जो है वो किस प्रकार से सत्ता से किनारे करके सत्ता को हासिल किया। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से अलग 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 जो युद्ध जीते, फिर कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य विस्तार किया। फिर जब हम वो पढ़ देंगे फिर हम ये पढ़ेंगे कि फाइनली टर्निंग पॉइंट कब आया। फिर हम पढ़ेंगे कलिंग विजय के बाद टर्निंग पॉइंट आया। फिर जब वो टर्निंग पॉइंट आ गया उसके बाद उन्होंने जो काम किए, शिलालेख बनवाए, जो भी लेख खुदवाए, भलाई के काम किए, वो अलग चैप्टर। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, एक टॉपिक को अलग अलग खंडों में तोड़ दिया और फाइनली हम तब उसके बारे में एक कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक ने फाइनली एक महान सम्राट था। तो इस तरीके से ये विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। संश्लेषण के अंदर हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हैं उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जोड़कर एक बड़ा रूप बना देते हैं, तो उसको संश्लेषण या सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना। सॉरी। नेक्स्ट देखिए किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन जो मेथड है इसके जो जनक हैं वो फ्रोबेल माने जाते हैं और किंडरगार्टन का अर्थ होता है खेलों का बगीचा। ओके, तो किंडर जो गार्डन मेथड है दोस्तों, उसमें जो फ्रोबेल थे उन्होंने बच्चों की तुलना की थी, किससे? एक बगीचे से उन्होंने बच्चों की तुलना की कि जैसे बगीचे में माली क्या करता है, पौधों को सींचता है और उनको बड़ा करता है, वैसे ही फूल, बच्चे भी फूल की तरह ही हैं। अच्छा, बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए आपके नए जो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है उसके अंदर ये बात प्रमुखता से जो है उठाई गई थी और ये बात रखी भी गई है कि जो 3 साल है, बच्चे की शुरुआती जो कक्षा 3 तक की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से खेल विधि से हो, यानी कि उसमें बच्चा केवल खेल करने स्कूल जाए और खेल में ही उसकी पढ़ाई होगी। उसको कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। तो उस इस तरीके का जो है एक नया प्रस्ताव भी आया है। आज आपने पेपर में, अगर किसी ने पेपर पढ़ा होगा तो उसमें भी आ रखा है कि सरकार इसके ऊपर अब समग्र शिक्षा अभियान में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। तो ये जो चीजें हैं ये 5 सालों के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। सरकारी स्कूलों के अंदर भी जो छोटी क्लासेस है उनके अंदर अलग अलग जो बच्चों के उपकरण आएंगे, बहुत सारे खेल के, वो आए जाएंगे ताकि बच्चा जो है हंसी खुशी जाए स्कूल जाए और पढ़ने में उसका इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट है आपका विचार संप्रेषण, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को कहते हैं। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों के विचार, तथ्य, भावनाएं उनका आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। ये आपको बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है। और ये जो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसकी जो उत्पत्ति है वो कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है
सामान्य बनाना अर्थात सूचनाओं का विचारों का आदान प्रदान करना। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो लेक्चरर के एग्जाम के स्क्रीनिंग में भी पूछा गया था, ठीक है। जो लैटिन भाषा का शब्द था और उसका बताना था कि ये कहाँ से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी परिभाषा है, और इसके ये परिभाषाएं खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये संप्रेषण, उसमें एक प्रेषक होता है भेजने वाला इंफॉर्मेशन को, और फिर एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से भेजा जाता है, और फिर एक प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर होता है। संप्रेषण की जो है वो चार प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो सबसे पहले इसका जो क्रम होता है वो LSRW से आप याद रखेंगे। तो इन कौशलों में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ये दोनों कौशल आपके पास, सुनना और पढ़ना, जिसमें सबसे जरूरी है सुनना। और ये है आपका ग्रहणात्मक कौशल, क्योंकि इनपुट है एक तरह से ये। और दूसरे हैं आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, लिखना और पढ़ना, इसके माध्यम से क्या होगा? आउटपुट होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे। जब अर्जित नहीं करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, सॉरी पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। नेक्स्ट देखिए संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल के अंदर भी आपका दो प्रकार से संप्रेषण हो सकता है, एक तो होता है मौखिक यानी कि आपका वाइवा जो लिया जाता है, और दूसरा लिखित यानी कि आपका रिटर्न। ओके। फिर मौखिक संप्रेषण आप जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। जब हम लेक्चर देते हैं डायरेक्ट तो वो समझ लो मौखिक संप्रेषण ही हुआ, या अगर मैं कोई चीज किसी उपकरण के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और टीवी रेडियो के या टेप रिकॉर्डर किसी के माध्यम से, तो वो आपका मौखिक संप्रेषण हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, तो ये मौखिक संप्रेषण के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आपका लिखित संप्रेषण यानी कि रिटर्न आपका कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर लिखित सामग्रियां, जैसे पत्र हो गया, पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह जो पत्रिकाएं होती हैं, प्रत्यावेदन होते हैं, ये कोई भी जो लिखित सामग्री, अखबार होते हैं, या आप किसी को पत्र भेजते हैं, ये सारी लिखित संप्रेषण के अंदर आते हैं। एप्लीकेशंस जो हम लिखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण वाणी के बिना संकेत प्रदर्शन के द्वारा व्यक्त प्रदर्शन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप संकेतों के माध्यम से के आपने देखा होगा टीचर्स कई बार जो है अपने हाव भाव के माध्यम से भी कई प्रकार के कम्युनिकेशन कर पाता है, तो वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है प्रदर्शन संप्रेषण। प्रदर्शन यानी कि आप डेमोस्ट्रेट करके अगर कोई चीज बता रहे हैं, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। इसमें आप ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो है आप कोई फोटो दिखा दें, या कोई चित्र, कोई मॉडल, कोई फोटोग्राफ, इन चीजों ग्लोब मानचित्र की सहायता से, या ये हो सकता है कि आप किसी स्थान पर भ्रमण के लिए ले जाकर डायरेक्ट जो है आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा हो गया प्रदर्शन, इसके माध्यम से भी आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए संप्रेषण के सिद्धांत, थ्योरीज। तो इसके अलग अलग घटक जो है वो होते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं तीन मुख्य घटक हैं संप्रेषण के। एक तो पाठ्य वस्तु जो करिकुलम है आपका, दूसरा शिक्षण विधियां जो मेथड्स यूज होती हैं, और सहायक सामग्री एड्स जो आप इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों माध्यम से आप क्या करेंगे? संप्रेषण या कम्युनिकेशन को करेंगे। तो इसमें आप की क्या क्या चीजें आती हैं? दृश्य, श्रव्य, दृश्य होता है यानी कि विजुअल होता है, फिर श्रव्य होता है, और श्रव्य दृश्य। तो ये माध्यम आप ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर दृश्य यानी कि जो उसको जो देखकर दिखाए जाते हैं बच्चों को, जैसे चार्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कुछ भी। और श्रव्य के अंदर जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी जो है वो दृश्य श्रव्य के अंदर आ जाएगा, या कोई फिल्म हो गया, या आप उनको अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से जिसमें कि कुछ आवाज भी आ रही है, तो वो आपका दृश्य श्रव्य हो गया। या आजकल अब जो आदर्श स्कूल बन रही है, तो उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड्स भी जो है लगने लग गए हैं। तो भविष्य में जो आप टीचर बनेंगे, तो हो सकता है आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने के भी अवसर मिलेंगे। तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। इसीलिए जो है आज के जो नए टीचर्स हैं, उनको आईटी का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अब चीजें जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं धीरे धीरे बहुत सारी, तो उसके लिए ये चीजें भी, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी जरूरी है। नोट, हमारी जो सभी इंद्रियों को ज्ञान के द्वार की संज्ञा दी गई है। यदि हम इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रभावी संप्रेषण चल रहा है। तो बेसिकली जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है, जितनी ज्यादा जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनका प्रयोग अगर कोई करेगा, तो उतना ज्यादा प्रभावी संप्रेषण होगा। जैसे कि अगर केवल मैं बोल रहा हूँ और बच्चे सुन रहे हैं, तो उनका केवल उनके कान वर्क कर रहे हैं, तो
प्रभावी संप्रेषण मतलब हो रहा है संप्रेषण। अगर वो सुनने के साथ साथ लिख भी रहे हैं तो उससे उनके ज्यादा जो है इंद्रियां काम कर रही हैं। अगर वो लिख सुनने के साथ जो है वो लिख रहे हैं, है ना, और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके हाथ भी उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने ज्यादा जो है ऑर्गन्स काम करेंगे उतने ज्यादा प्रभावी संप्रेषण चल रहा है। नेक्स्ट है आपके पास संप्रेषण के जो सिद्धांत हैं, तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं कि क्या क्या थ्योरीज हो सकती है, जैसे सजगता का सिद्धांत। तो इसमें यह है कि दोनों को, जो भेजने वाला है और ग्रहण करने वाला है, दोनों को सजग होना पड़ेगा। योग्यता का सिद्धांत ये कहता है कि योग्य भी होना पड़ेगा व्यक्ति को। जो कम्युनिकेशन है वो तभी प्रभावी होगा जब भेजने वाला योग्य होगा, है ना। अब अगर कोई योग्य ही नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। फिर सहभागिता या पार्टिसिपेशन का सिद्धांत, तो ये भी वही है कि बच्चा जो है वो, या कोई भी जो कम्युनिकेशन है उसमें दो मुखी प्रक्रिया होना जरूरी है, दोनों का पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट है उचित सामग्री का सिद्धांत। तो ये पहले ही बता चुका हूं कि जो उचित सामग्री है उसका चयन जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है। और पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक, जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो, उसमें फीडबैक का बहुत महत्व होता है। अगर आप बच्चे से क्लास के अंदर टीचर बच्चों से फीडबैक नहीं लेते हैं, मतलब वो ये नहीं पूछते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया, तो इसका मतलब आपने पृष्ठ पोषण या फीडबैक नहीं लिया है, तो वो प्रभावी नहीं होगा। ऐसे ही सरकार भी अगर कोई योजना चला रही है और उसमें वो जनता का पार्टिसिपेशन नहीं करती है, उनसे फीडबैक नहीं लेती है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, बैरियर्स और प्रॉब्लम विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें कई प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कक्षाओं में अगर शोर है, आसपास कोई कार्यक्रम है, असुविधाएं हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। शब्द भंडार में कमी हो सकती है, या कोई अस्पष्ट बोलता है, हकलाता है, तुतलाता है, तो इन सब कारणों से जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है संप्रेषण के आवश्यक तत्व है। तो इसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि संदर्भ, स्रोत, संदेश माध्यम, संकेत, कोडिंग, पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, संप्रेषण का महत्व। तो महत्व आप समझ गए हैं, पहले भी बता दिया है कि महत्व यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी, चाहे वो टीचिंग हो या अदर प्रोफेशन है, उसमें प्रभावी संप्रेषण का होना अनिवार्य है। और लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भी संप्रेषण पहली शर्त होती है ना। बिना संप्रेषण के जो है लोगों के बीच में असंतोष बढ़ता जाएगा तो डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती। भारत सरकार जो है उसने आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है उसको 2004 के अंदर शुरू किया था। और कुछ और बातें हैं इसके अंदर की, जितना ज्यादा जो है वो, अगर हम किसी जो सहायक सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करेंगे तो उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए संक्षिप्त होना भी आवश्यक होता है वक्तव्य को। और अलग जो उपकरण हैं, जैसे कि ओएचपी प्रोजेक्टर्स होते हैं, या कुछ और उपकरण जो है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक शोध क्या होता है। क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। सबसे पहले जो क्रियात्मक शोध की अवधारणा है उसको 1993 में कोलियर जो है उनके अमेरिका में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। क्रियात्मक अनुसंधान बेसिकली ये होता है कि किसी समस्या के समाधान, या कोई भी समस्या होती है, वो किसी इंस्टीट्यूट में हो सकती है या कोई विद्यालय हो सकता है, वहां की किसी भी समस्या का जो तात्कालिक समाधान है उसको ढूंढना, यही आपका क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अपने निर्णय क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं यह है कि यह एक व्यावहारिक अनुसंधान है, यानी कि इसमें तात्कालिक समस्याओं को हल करा जाता है, न कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है। वस्तुपरक अध्ययन पद्धति का उपयोग। इस प्रकार का अध्ययन लक्ष्यपूर्ण, विवेकपूर्ण तथा पूर्वाग्रह रहित, निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ पद्धति से होता है। तो यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान करते समय सभी प्रकार के जो पूर्वाग्रह है उनसे मुक्त होकर हम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हैं किसी भी टॉपिक का। चक्रात्मक अध्ययन प्रक्रम का मतलब होता है कि एक्शन जो रिसर्च है इसमें लगातार ये चक्र में चलती रहती है, कि हम किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर क्रिया करते हैं, फिर उसमें कुछ कमियां रह जाती, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, ये लगातार चलता रहता है। और ये तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है, ये मैंने बता दिया। जनतांत्रिक भावना पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर सामूहिकता की जो भावना है उस पर काम होता है। क्रियात्मक शोध के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले समस्या का अभिज्ञान, यानी कि
आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी प्रॉब्लम स्कूल के अंदर हो सकती है या आप जिस व्यवसाय में उसको कर रहे हैं क्रियात्मक शोध को, उसके ऊपर हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना, डिस्कशन होना कि अब उस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उस पर विचार अलग अलग लेना। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण यानी कि एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना कि किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक तरह से एक परिकल्पना निर्माण करना। फिर उस परिकल्पना की जांच करना, उसके लिए जांच कैसे होगी कि उसके लिए क्या योजना बनाई जाए। फिर योजना का क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए डेटा इकट्ठे करना, तथ्य संकलन यानी कि डेटा इकट्ठे करना, और मूर्त रूप देना यानी जमीन पर धरातल पर काम करना एक्चुअल। फिर आपके पास जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं उनका विश्लेषण करना, व्याख्या करना, और फाइनली आते हैं सुझाव, सजेशंस, यानी कि भविष्य में अगर कोई और उस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, वो चीज उसमें आएगी। तो ये अलग अलग इसके चरण होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रियात्मक शोध के प्रकार क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। वर्णनात्मक हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि आप किसी भी क्षेत्र में वस्तु स्थिति खोजने के लिए किया जाता है, यानी एक्चुअल स्थिति क्या है तो डिस्क्रिप्टिव रूप से कर सकते हैं। जैसे किसी स्कूल के पुस्तकालय का अध्ययन करना, ठीक है, या खेलकूद कार्यक्रमों का अध्ययन करना, कुछ भी हो सकता है। नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान, डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च, तो इसमें पहले कमी को पहचाना जाता है और उसके बाद उसका निदान किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे अगर किसी टॉपिक के ऊपर या किसी सब्जेक्ट में कम अंक ला रहे हैं तो ये एक तरह का नैदानिक टेस्ट हो गया कि आप पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिसर्च करके उसका समाधान ढूंढेंगे। थर्ड है आपके पास प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। तो इसमें आप जो है जो नए विचार से हैं उनको आमंत्रित करेंगे और छात्रों को एक तरह से एक्सपेरिमेंटली जो है वो चीज करनी होगी, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रिसर्च करनी होगी और उसके अपने विचार बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं दोस्तों, और क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि विद्यालय के संगठन या प्रशासन से संबंधित हो सकता है। परीक्षा में अगर छात्रों की नकल हो रही है उसको रोकने के लिए हो सकता है। छात्रों शिक्षकों की समस्याएं हैं कुछ उनके संबंधित, छात्र अनुपस्थित रहते हैं, लेट आते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। भाषा शिक्षण में वर्तनी में उनको जो समस्याएं आ रही है उसमें हो सकता है। होमवर्क से रिलेटेड समस्या है, छात्रों की अभिरुचि या ध्यान तत्परता या जिज्ञासा में वृद्धि करने के लिए हो सकता है। शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए हो सकता है। कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाने के लिए हो सकता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर चूज हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आरटीआई अधिनियम 2009, ठीक है। आरटीई, सॉरी आरटीआई कह रहा हूं मैं, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009। तो ये क्या था बेसिकली, तो हमारे संविधान जो है वो क्या करता है, समान जो अवसर है उनकी गारंटी देता है कि सभी को जो है वो समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो इसी अवसर की दौड़ में जो गरीब बच्चे हैं या देश का जो गरीब बच्चा है, हर एक बच्चा है, वो किस प्रकार से उसको साक्षर किया जाए, उसी के लिए जो है संविधान में ये चीज बोली गई थी कि भाई सबके लिए जो है हम एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करवाएंगे अनिवार्य शिक्षा की। लेकिन जो कि आजादी के टाइम पे भारत उतना इतना गरीब था कि इस तरीके से पूरे देश में वो लागू करना मतलब एक तरह से पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पर क्या किया गया कि अनुच्छेद जो 45 है, आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर उसको शामिल कर लिया गया कि भाई इसको डाल दो और भविष्य में जब भारत देश थोड़ा अमीर हो जाएगा तो 10 सालों के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि सभी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन ये हो नहीं सका, कई कारण रहे, भारत में कई तरह के क्राइसिस आए, लेकिन फाइनली जो है वो जो है सन 2002 में आपका ये नियम लागू, संविधान का जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ। ये लिखा हुआ यहाँ पर 86 जो संविधान संशोधन 2002। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि फाइनली उसको डीपीएसपी से लाके अनुच्छेद 21A के तहत एक तरह से फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया। तो फंडामेंटल राइट बनाने से क्या हो गया कि प्रत्येक बच्चे का ये एक तरह से मौलिक अधिकार हो गया कि उसको 6 से 14 साल की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से मिले। लेकिन अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर दिया लेकिन कानून बना ही नहीं, तो इस वजह से सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। कई राज्यों ने करा, किसी ने नहीं किया। तो उसी को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए
फाइनली इन्होंने क्या किया, एक अधिनियम को लाए, ठीक है ना, और वो 1 अप्रैल 2010 से जो है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। अब अधिनियम 2009 में आया और लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ। उसी को हम आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर की ये प्रावधान है 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इसमें बेसिकली यही चीजें थी, कुछ और ज्यादा तो है नहीं इसमें। तो उसके बाद छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते तब तक बचपन, तब अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो इसका जो है विस्तार भी कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने ये धारा 51A भी जोड़ी। तो ये धारा जो 51 है उसमें आप जानते हैं कि इसमें किसकी बात की गई है, ये मौलिक जो कर्तव्य हैं उनकी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन ड्यूटीज के अंदर उन्होंने एक ड्यूटी और जोड़ दी, 11वीं ड्यूटी थी ये। तो उस ड्यूटी में ये बोला गया कि माता पिता जो हैं या जो भी संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को प्रदान करने मतलब कराएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मौलिक कर्तव्य है। बाकी ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित कराना है। राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज होते हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो क्या करें, सभी बच्चों को मतलब आइडेंटिफाई करें, उनको विद्यालय भेजें। फिर जो है जो शिक्षा विभाग के सदस्य हैं, कर्मचारी, वो घर घर जाके ढूंढेंगे कि भाई कौन सा बच्चा छूटा हुआ है। फिर अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है इसमें। फिर बालकों को फेल नहीं कर सकते हैं। फिर ये भी है कि प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। और कम से कम 2 टीचर 60 बच्चों के ऊपर होने चाहिए। तो इसमें रेशियो का भी कुछ हिसाब किताब है कि जैसे एक बच्चा है तो उसमें 1:30 का रेशियो है ना। तो मैक्सिमम जो है एक शिक्षक पर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं, ऐसी बातें इसके अंदर है। विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवस्था है। फिर 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग बच्चे को स्कूल प्रोवाइड कराया जाएगा, ये बातें इसमें बोली गई थी, ठीक है। तो 6 वर्ष तक की आयु जो है उनके लिए प्री स्कूल की भी व्यवस्था करनी होगी। बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए 25% जो सीट है उनको प्राइवेट स्कूलों में क्या होगी, रिजर्व होगी। तो आप भी देखते हैं कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल होती हैं उनके अंदर 25% सीटें क्या होती है, रिजर्व होती हैं। और वो लॉटरी वगैरह के माध्यम से फिर बच्चों का सिलेक्शन वहां पर होता है, ओके। फिर उसके बाद कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब बच्चे के एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा। और और भी जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी। आधारभूत जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के अंदर वो प्रोवाइड कराना, ये सब चीजें इसके अंदर बोली गई थी, ठीक है। तो यही चीजें हैं इसके अंदर। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 2000 अगस्त 2009 में ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी इसको। और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 13 फरवरी 2010 को जो है मंजूरी दी थी, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ये चीजें हैं कुछ, जैसे कि उसमें कितना घंटे की बात काम की बात की गई थी। तो इसमें भाई एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे की टीचिंग एक्टिविटी की बात की गई थी। इसमें ये टीचिंग एक्टिविटी 45 घंटे का मतलब ये नहीं कि टोटल आपको 45 घंटे पढ़ाना है। मतलब जो भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर एक टीचर करता है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। 45 घंटे का एंगेजमेंट मतलब होना चाहिए। और साल में जो है वो 800 घंटे यानी 200 दिन का वर्किंग होना चाहिए, ऐसे इसमें बात की है, ठीक है। बाकी रेशियो भी वही है, 1:35 का जो रेशियो है 6 से 8 के शिक्षकों के लिए होना चाहिए, छात्र अनुपात, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसमें ये सब आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ। तो एनसीएफ के बारे में तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बन जाए, यानी एक्टिविटी बेस्ड बनाना, कक्षा को गतिविधि से जोड़ना, लचीलापन लाना, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। ये इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसका जो आपका सूत्र वाक्य था, ये लर्निंग विदाउट बर्डन था, ये आपको बता चुका हूँ कल ही, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2000 जो एनसीएफ 2005 है उसमें एक चीज बोली गई थी, वो थी शांति के लिए शिक्षा। ये भी कई बार पूछा जाता है। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसके ऊपर आधारित था ये। आगे बढ़ते हैं।
आगे इसमें क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं इतने सारे? आ, तो बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षण एक व्यवसाय, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ठीक है, तो इसमें यह है कि शिक्षण को एज ए व्यवसाय जो है किस प्रकार से आप ले सकते हैं, मतलब टीचर जो है एक प्रोफेशनल की तरह किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अध्यापकों में अध्यापन विकास वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसे अनेकों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि अध्यापकों में व्यावसायिक जो प्रतिस्पर्धा है वो होनी चाहिए, और यह विचारधारा हर अध्यापन स्तर पर लागू होनी चाहिए। यानी बेसिकली उनके अंदर एक प्रोफेशनल की तरह जो है बिहेव करने का वो आना चाहिए, क्योंकि जो और व्यवसाय उसमें जो है प्रोफेशनल की तरह बिहेव किया जाता है, लेकिन टीचर जो है वो प्रोफेशनली बिहेव नहीं करता है। यानी कि वो बस ऐसे ऐसा लेता है कि बस मैंने एक बार पढ़ा दिया, बस मेरी छुट्टी हो गई। उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है कि अगर बच्चों के नंबर नहीं आए तो वो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो उसके बारे में बात है कि टीचर उसको एज ए प्रोफेशन उसकी व्यवसायिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि अध्यापक शिक्षा में जो है गुणवत्ता के ऊपर बात है कि एनसीईआरटी जो है उसने कौशल और प्रतिबद्धता की तैयारी के लिए गुणवत्ता को आवश्यक माना है। प्रोफेसर आर एस जो दवी समिति थी उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता सुधार पर बल दिया कि जो क्वालिटी है उसके अंदर सुधार किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए और शिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाए। सर्व शिक्षा जो अभियान है उसकी योजनाएं लागू होने से स्कूलों का विस्तार हो रहा है, तो इससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। तो स्कूलों का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस तरीके से विस्तार ना हो कि उसकी क्वालिटी जो है वो घट जाए, है ना। जैसे कि इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उनकी जब बेतहाशा जो संख्याएं वो बढ़ी, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी ज्यादा गिर गई कि बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में 3 लाख जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, क्योंकि अब लोगों का उस तरीके से रुझान गिर गया है। और 2021 के बाद सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है कि नए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यही होता है, क्वालिटी एजुकेशन अगर गिरेगी तो केवल वो एक तरह से भीड़ पैदा करेगी फिर, है ना। अध्यापक शिक्षा के प्रमुख से क्षेत्र क्या है, संदर्भित दक्षता। यह दक्षता प्रमुख मानदंड है जिसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि जब तक हम पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेते, तब तक विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते हैं। अतः सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक भाषा संबंधी अध्यापकों को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उन्हें संदर्भ के हर एक पहलू की जानकारी हो। तो ये है संदर्भित दक्षता, यानी कि कॉन्टेक्चुअल जो एक आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट, संकल्पनात्मक दक्षता, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल बिल्ड आपकी क्लियरिटी है वो होनी चाहिए। विषय वस्तु पर आपकी दक्षता होनी चाहिए एक टीचर के रूप में। संप्रेषण संबंधी दक्षता, यानी कि कम्युनिकेशन जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आचार्य राममूर्ति समिति 1992 ने शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरंतरता की उपेक्षता को दक्षता में कमी का कारण माना था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की उन्होंने जरूरत बताई थी। प्रबंधन संबंधी दक्षता, यानी कि मैनेजमेंट सही होना चाहिए, जिसमें कि अध्यापक और अध्यापिका सभी का जो अनुशासन है वो होना चाहिए और उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। मूल्यांकन दक्षता, यानी कि इवेल्युएशन भी जो है वो उसके अंदर भी एक प्रोफेशनल एक तरह से एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अभिभावक सहकार्य दक्षता, यानी कि टीचर्स जो पेरेंट्स हैं उनका भी किस प्रकार से पार्टिसिपेशन लिया जाए टीचिंग के बच्चे के विकास के अंदर, या बच्चे के या जो कम्युनिटी है उसको किस प्रकार से साथ लेके बच्चे की समस्याओं को सॉल्व किया जाए। समाज के प्रति प्रतिबद्धता, आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता, ये सारी बातें इसमें थ्योरेटिकल हैं, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम, यानी कि जो संकाय यानी कि जो फैकल्टीज होती हैं उनको सुधार के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिसमें प्रशिक्षण होना चाहिए, टीचर्स का प्रशिक्षण, मनोविज्ञान, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, साहित्यिक। और ये कह रहे हैं कि भारत में छात्र अध्यापकों के कार्यों के कौशल के लिए शिक्षण प्रतिमान विकसित किया है। छात्र अध्यापक यानी कि जो बीएड के ट्रेनीज होते हैं उनको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस चीजों में कौशल उनको सिखा दिया जाए। तो इसीलिए बीएड के दौरान भी इतने सारे जो कार्यक्रम है वो कराए जाते हैं, जैसे साहित्यिक कार्यक्रम, भाषण, गोष्ठी, वाद विवाद, निबंध, अंताक्षरी, ये सब चीजें होती हैं। शारीरिक कार्यक्रम जैसे पीटी, योगा, खेल कूद, ये क्रियाएं सब होती हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक करवाए जाते हैं, लोक नृत्य, भजन, विविध कार्यक्रम जैसे पिकनिक, भ्रमण हो गया, असेंबली, बाल दिवस मनाना, फोटोग्राफी और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो करवाए जाते हैं। ये ट्रेनीज पहले से ही जो बीएड प्रोग्राम है उसके दौरान किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोफेशनल जो टीचर है वो तैयार हो। और शैक्षिक पर्यटन, ये भी एक तरह से उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सारी चीजें जो है छोड़ दीजिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए जो है वो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, हैव ए गुड डे। गुड डे कह रहा हूँ, गुड नाइट।